इस वीडियो में हम कांग्रेस सिस्टम को समझने वाले हैं। देखिए कांग्रेस सिस्टम क्या है आखिर में। आपने पार्टी एंड पार्टी सिस्टम देखा। कांग्रेस सिस्टम से मतलब है कि देश में आज़ादी से लेकर के और 1989 तक कांग्रेस का एक तरीके से डोमिनेंस रहा, यानी कि प्रभुत्व रहा, और कांग्रेस के उसी डोमिनेंस को कांग्रेस सिस्टम बोला जा रहा है। जैसे आज बीजेपी का जो नया दौर चला है 2014 के बाद, उसको बीजेपी सिस्टम बोला जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसको बीजेपी सिस्टम बोलते हैं। तो कांग्रेस सिस्टम से मतलब है कांग्रेस की डोमिनेंस। कांग्रेस सिस्टम का मतलब है कांग्रेस की डोमिनेंस। कांग्रेस का प्रभुत्व। आपको पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है। उस समय हमारे सामने बहुत सारी समस्या थी। आप एक तरफ आपको पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आपके सामने कोल्ड वॉर का प्रेशर था कि किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके अलावा आपके सामने बहुत सारी दिक्कतें थी। संविधान बनाना था आपको, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत थी और वो थी डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को बचाए रखना। देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्रीज का क्या कहना था कि भारत लोकतंत्र कर रहा है, मतलब लोकतंत्र को अपना रहा है। वो हंसते थे इस बात पे। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल वहां सक्सेसफुल हो सकता है जहां पर बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ लिटरेसी हो, यानी कि पढ़े लिखे लोग हों, गरीबी ना हो, इतनी सारी डाइवर्सिटी ना हो। एक डर ये भी तो था ना कि डाइवर्सिटी, नेशन बिल्डिंग में आपने देखा इसको, ये चैलेंजेस थे बहुत सारे। नेशन बिल्डिंग चैलेंज था, डेमोक्रेसी को बनाए रखना चैलेंज था। इस डेमोक्रेसी को बनाए रखना है आपको। सारे दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि क्या भारत सरवाइव कर पाएगा ऐसी स्थिति में जहां भारत में लोग भूखमरी से मर रहे हैं। क्या भारत लोकतंत्र अफोर्ड कर पाएगा? लोगों को डर था कि इतना डाइवर्स नेशन एक साथ नहीं रह सकता, देश टूट जाएगा और इस भारत के और बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन उस समय के लीडर्स की दूरगामी सोच ने भारत को जो है एक देश में बनाए रखा, और इसका जो श्रेय है वो अनडाउटेडली सरदार पटेल को जाता है। सरदार पटेल। और इनकी स्टैचू को इसीलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, क्योंकि पूरे देश को एक सूत्र में बांध के रखा। लेकिन ये डेमोक्रेसी आपने अपनाई, ये बात मैं आपको किन्हीं कारणों की वजह से बता रहा हूं। एक बैकग्राउंड सा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वास्तव में इस बुक में आप कुछ नहीं पढ़ने वाले। आप आज़ादी से लेकर के इन 3 चैप्टर्स में देखिएगा, आपको आज़ादी से लेकर के और आज तक के भारत का पूरा राजनीतिक इतिहास बता दिया जाएगा। अब देखिए क्या होता है। इस डेमोक्रेसी को आपने बचाना है, तो इस डेमोक्रेसी में आपने कौन से लोकतंत्र को अपनाया? देखिए लोकतंत्र क्या है? रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के लिए आपने अब्राहम लिंकन की ये स्टेटमेंट सुनी होगी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चुनी गई सरकार। तो इसी सरकार ये रूल में कन्वर्ट हो जाएगा कि रूल बाय द पीपल, लोगों द्वारा शासन, वही है डेमोक्रेसी। इसीलिए डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र आप इसको बोलते हैं, ठीक है। मोनार्की जो राजतंत्र है उसमें रूल बाय द मोनार्क, लेकिन रूल बाय द पीपल आपने कौन सी डेमोक्रेसी चुननी है, अब आपको देखना है। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 51 करोड़ के आसपास थी। 1950 में आपका संविधान लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। 51 करोड़ जनता में क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि सभी लोग एक साथ एक जगह पर बैठें और हर मुद्दे के ऊपर वाद विवाद करें और फिर उसमें आप जो है निर्णय लें? नहीं, ये हमारे लीडर्स बहुत पहले से जानते थे, और इसीलिए हमारे लीडर्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि भारत में आप जिसमें डायरेक्टली लोग डायरेक्टली
पार्टिसिपेट करते हैं रूल मेकिंग में, उसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट करें। लेकिन भारत ने, हमारे लीडर्स को पता था कि इतनी सारी जनता का एक साथ संभव नहीं है एक जगह पे बैठ के निर्णय लेना, इसलिए भारत ने एक सिस्टम अपनाया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में उनके पास 3 वेरिएंट्स थे। एक वेरिएंट था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक था सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे लीडर्स ने इस चीज पे सोचा, विचार किया कि राष्ट्रपति जो है प्रणाली, जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, उसमें उनको डर था कि सारी की सारी सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए तो ये तानाशाही की तरफ बढ़ता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। अब अमेरिका में देखें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल, इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। नहीं, उसकी पार्टी के पास बहुमत रहे ना रहे, वो चुन गया तो 4 साल के लिए राष्ट्रपति रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे में इनको डर था, इसलिए इन्होंने सब विचार किया और इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स को अपनाते हुए इन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन करके पार्लियामेंट में भेजेंगे। उन प्रतिनिधियों में, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज कंटेस्ट करेंगी, तो जो पार्टी सबसे अधिक नंबर ऑफ सीट्स वहां पर जीतेगी, सबसे अधिक में भी क्या, मेजॉरिटी। सबसे अधिक का मतलब ये नहीं है कि 400 सीटें हैं और उस पार्टी के पास 100 सीटें हैं, बाकी सबके पास कम कम है, नहीं, आपकी मेजॉरिटी यानी कि 50% से एक ज्यादा। जैसे आज 272 सीटें जिस पार्टी के पास है उसकी सरकार बनेगी, तो पार्लियामेंट में भी यही होगा कि जो पार्टी सबसे अधिक सांसदों के साथ, जो कि मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस करे 50% + 1, वो पार्टी सरकार बनाएगी। उस पार्टी के चुने हुए सांसद अपने में से एक नेता चुनेंगे जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और फिर वो अपनी कैबिनेट डिसाइड करेगा, पोर्टफोलियो डिवाइड करेगा कि कौन होम मिनिस्टर होगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर होगा। लेकिन सरकार पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होगी। लोकसभा में जिस दिन उनके पास बहुमत नहीं रहा उसी दिन सरकार गिर जाएगी। उन्हें अपने हर कानून के लिए, हर विधि के लिए, हर नए लॉ के लिए उन्हें क्या करना होगा, उन्हें पार्लियामेंट के अंदर उस पर्टिकुलर बिल को पास करवाना होगा। यह आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, ये आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे लीडर्स ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना, यानी कि अब क्या हो गया, अब हो गया रूल बाय द पीपल। ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। लोगों द्वारा शासन अब किसमें कन्वर्ट हो गया, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अब शासन करेंगे, यानी कि चयनित प्रतिनिधियों द्वारा शासन होगा। लोगों ने अपने बिहाफ पे अब क्या किया कि इनको लॉ मेकिंग पावर दे दी कि तुम जाओ हमारे बिहाफ पे कानून बनाओ। लेकिन बात आई, लोगों ने इनको इलेक्ट किया, इलेक्ट। तो ये इलेक्ट किया गया, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट करने के लिए भी कोई एक प्रोसेस होगा। तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्शन। इलेक्शन, द प्रोसेस बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इज नोन एज इलेक्शन। अब भारत में देखा कि यार ये इलेक्शन का काम किसको दिया जाए, क्या सरकार को ये काम दे दिया जाए कि सरकार इलेक्शन करवाएगी। लेकिन क्या एक क्वेश्चन मार्क ये था कि क्या सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाएगी? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो पार्टी करवा सकती है? क्योंकि अंततः सरकार तो किसी पार्टी की है या किसी कोalition की है। तो ऐसे में अपोजिशन हर बार उन पे जो है ये एलिगेशन लगाएगी कि आपने गड़बड़ की है। तो इसीलिए भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन संविधान का आर्टिकल 324 कहता है कि इलेक्शंस जो है, उन इलेक्शंस की जिम्मेदारी किन इलेक्शंस की,
स्टेट इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है कंडक्ट। लोकल लेवल के इलेक्शंस को छोड़ करके भारत में जो भी इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 कहता है कि सभी इलेक्शंस की सुपरिंटेंडेंस यानी कि सुपरवाइज करेगा, कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगी। इस इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन इस समय है कि इसमें 3 मेंबर होते हैं, 3 कमिश्नर रैंक के आईएएस अधिकारी होते हैं, जिनमें से एक जो उनसे सीनियर है 2 से, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता है। तो भारत के देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये 1950 में 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है। इसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी बोला जाता है, वो बने सुकुमार सेन। अब स्थिति को देखिए, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन चुका है, 26 जनवरी को संविधान लागू हो चुका है। अंतरिम गवर्नमेंट जो बनी थी वो 2 सितंबर 1946 को बनी थी, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के बाद आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस अंतरिम सरकार में नेहरू जिसमें प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल जिसमें होम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर अंबेडकर जिसमें लॉ मिनिस्टर थे, वो सरकार भी अभी 5 साल पूरे नहीं कर पाई थी। 1946 में बनी थी सितंबर में, तो अभी 4 साल भी नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि 25 जनवरी की डेट थी, 26 को आपका संविधान लगा है, कि भाई 1950 में इलेक्शन हो जाएंगे, 1950 में, क्योंकि पूरी साल पड़ी थी, इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन ये इलेक्शंस कुछ गड़बड़ में जो है चीजें ऐसी हुई कि यहां पर दिक्कत हुई। वो क्या गड़बड़ हुई? देखिए, इलेक्शन कंडक्ट करवाना था। उस समय की स्थिति थी कि भारत में एलिजिबल वोटर्स 17 करोड़ थे। इन 17 करोड़ में से केवल 15% लिटरेट थे, लिटरेट पढ़े लिखे थे। तो अब इस इलेक्शन में जब आपने ये करवाना शुरू किया तो इस इलेक्शन में कुछ समस्या आई, और वो क्या प्रॉब्लम्स थी इन इलेक्शंस में। लेकिन इस इलेक्शन की महत्ता बहुत ज्यादा है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉब्लम्स, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन का मतलब लिखिए, डेलिमिटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, डेलिमिटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री into various parliamentary constituencies for the purpose of election. In case of states, delimitation refers to the division of the state into various legislative units या legislative constituencies। यानी कि आपको कंट्री को जो है बहुत सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि जहां से वो चुन करके आएगा आपका एमपी, उनमें डिवाइड करना था। भारत जितना बड़ा देश, देखिए इंडिया के लिए कोई और एग्जाम्पल भी नहीं दिया जाता। एग्जाम्पल भी क्या देते हैं? अ कंट्री ऑफ इंडियाज साइज, इंडिया के लिए। तो इतने बड़े देश को आपने ड्रॉ करना है, और क्या कोशिश की है कि अनुपात हर जगह सेम हो। इस डेलिमिटेशन में आपकी बुक में कुछ चीजें खा गए। वो चीज क्या थी कि रेशो जो है, वो रेशो हर जगह सेम हो। क्यों? वो रेशो होना चाहिए था 1:10 लाख। ये रेशो रहना चाहिए था कि 10 लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि हो। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में एमपीज वोट करेंगे और सभी एमपी के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन गड़बड़ ऊपर नीचे हुई। अब आप देखेंगे तो एक जगह के एमपी की वोट की वैल्यू ज्यादा है, एक जगह के एमपी के वोट की वैल्यू कम है। ये कोशिश थी कि भाई इस रेशो में रहे रफली 1:10 लाख, कहीं पे 9 लाख हो, कहीं पे 11 लाख हो, चल जाए। लेकिन आज ऐसी ऐसी जगह है जहां 1:1 लाख है, और एक जगह 1:45 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है। इस तरह की बात है। तो डेलिमिटेशन। दूसरा क्या था डेलिमिटेशन के अलावा? दूसरा था प्रिपरेशन
ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स जो है ये मतलब है आपका वोटर आईडी कार्ड बनाने से, यानी कि रजिस्टरिंग द नेम ऑफ एलिजिबल वोटर्स। लेकिन गड़बड़ क्या हुई कि 40 लाख महिलाओं का आपने जो है नाम लिखा ही नहीं। आपने उनको सिंपली लिख दिया रामलाल की बहू, नहीं रामलाल की बहू तो नहीं लिखा होगा, वाइफ ऑफ रामलाल लिख दिया होगा इंग्लिश में इन लोगों ने, तो वाइफ ऑफ रामलाल लिख दिया, डॉटर ऑफ फलाना लिख दिया, ठीक है, मदर ऑफ, ऐसे करके महिलाओं का नाम ही हटा दिया, किसी और आदमी के नाम पे उनको कर दिया कि ये कौन है, ये काले की बहू है, तो आपने लिख दिया काले की बहू। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपने लिख दिया वाइफ ऑफ कालू राम। तो इस तरह की गड़बड़ हुई और जब ये ऊपर अधिकारियों तक गई तो उन्होंने कहा कि नो, इनको रिवाइज कीजिए। 40 लाख नामों को रिवाइज करना है, और वो 40 लाख एक जगह नहीं बैठे कि यार तुम्हारा फिर से, वो पूरे देश में है, अब इनका नाम सही करना, ये भी एक दिक्कत थी। और तीसरी दिक्कत थी इलिटरेसी। केवल और केवल 15%, 17 करोड़ में से 15% ही लिटरेट थे। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें 3 लाख ऑफिशियल्स को ट्रेन किया कि आप सब काम करवाएं, लोगों को वोटिंग के बारे में बताएं। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब इलेक्शन के मेथड्स भी जरूरी है। आप पूरे चैप्टर को सही से अगर स्टडी करना शुरू करें, आपको बॉक्सेस में बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा बेसिस समझ में आया ना कि हमने डेमोक्रेसी अपनाई, फिर हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाई। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन। फिर जब पहले इलेक्शन हुए तो क्या समस्या थी, कौन से तरीके थे। देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड जनरल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस, थर्ड से लेकर के 13th जनरल इलेक्शन, और उसके बाद के इलेक्शंस में क्या सिस्टम है। पहले में ध्यान से रखिएगा, इसका नाम लिखिए बैलेट बॉक्स, लिखिए केवल बैलेट बॉक्स। फिर लिखिए बैलेट पेपर, और फिर लिखिए ईवीएम। और नाउअडेज क्या चल रहा है टेस्टिंग में, वीवीपैट। और वीवीपैट की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब बताता हूं फर्स्ट और सेकंड जनरल इलेक्शन में क्या हुआ कि सभी इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो 5 लोहे के डब्बे लाए, 5 डब्बे रखे गए। उन 5 डब्बों पे क्या किया गया, उस जिसका जो पर्टिकुलर डब्बा है उसके ऊपर लगा दिया ए आदमी, यानी कि 5 के नाम लिख दिए गए 5 डब्बों पे, उनका इलेक्शन सिंबल लिख दिया गया, उनकी फोटो लगा दी गई। लोगों को क्या किया गया, लोगों को एक खाली कागज दिया गया, एक पर्ची दी गई और कहा कि आप जिसको चुनना चाहते हैं उसमें डाल दीजिए। उन्होंने जाके अपना वोट दे दिया, उसको निकाला, उन बॉक्सेस को खोल के गिन लिया और विनर डिक्लेयर किया। 3rd to 13th में क्या किया, अब इन्होंने उन बॉक्सेस को तो कम किया और उस पेपर को बड़ा किया। उन्होंने क्या किया कि हर आदमी को अब डब्बा एक ही है, बॉक्स एक है, आदमी आएगा उसको बैलेट पेपर दिया जाएगा, उसमें सभी कंटेस्टेंट के नाम, उनकी पार्टी का सिंबल और उनकी फोटो है। आपको उन पे स्टैंप लगानी है, मोहर लगानी है और फोल्ड करके आपने डब्बे में डाल देना है। अब वो निकालेंगे और गिनती कर लेंगे। ईवीएम के आने से ये चीजें आसान होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आने से क्या हुआ कि जैसे ही ईवीएम आई तो ईवीएम एक मशीन की तरह है। आपने क्या करना है कि सभी आदमी कंटेस्टेंट हैं, उनकी फोटो है, उनका इलेक्शन सिंबल है, आपने बटन प्रेस करना है, आपका वोट कास्ट हो जाएगा। अब वीवीपैट क्या करती है कि जैसे ही आपने दबाया, और संभवतः 2024 के इलेक्शन में वीवीपैट आ जाएगी, आपने बटन दबाया तो वीवीपैट साइड में एक मशीन होगी, प्रिंटिंग मशीन है एक तरीके से, वो ईवीएम के साथ अटैच होती है। जैसे दबाया तो आपकी एक पर्ची निकलेगी कि हाँ जी आपने इस पार्टी को वोट दिया है, ये लीजिए इसका सर्टिफिकेट, क्या प्रूफ कि हाँ मेरा वोट उसी को गया जिसको मैंने वोट दिया है। अब इसकी रिजल्ट्स या इंप्लीकेशंस कहें तो, इंप्लीकेशंस देखिए, इंडियन इलेक्शंस के ऊपर लगभग उस समय मैं आपको बता दूं, पहले जनरल इलेक्शन 1951 में ये क्योंकि ये गड़बड़ हुई ना,
यह गड़बड़ हुई। इस गड़बड़ की वजह से, इस पूरे सिस्टम की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा 1951 के दिसंबर महीने, और जनवरी और फरवरी 1952 में इलेक्शन हुए हैं, 3 महीने में। लेकिन बहुतायत संख्या यानी कि लोगों ने, मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने जनवरी 1952 में वोटिंग की, इसलिए इसको जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बोला जाता है। 1952 के इस जनरल इलेक्शन में आपको 3200 एमएलए चुनने थे। स्टेट और सेंटर के इलेक्शंस उस समय 7 होते थे, 1971 तक 7 होते थे। मैं आपको भी समझाऊंगा कि क्यों ये गड़बड़ हुई। 3200 एमएलए उस समय होते थे और 489 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके, लोकसभा के चुनने हैं। ठीक, अब इनको आपने चुनना है। जब रिजल्ट आए तो लोगों ने एक्सेप्ट किया कि यस द इलेक्शंस वर फ्री एंड फेयर। जो हारे उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि इलेक्शंस वर फ्री एंड फेयर, कोई मैल प्रैक्टिसेस इसमें नहीं हुई। दूसरा, अब सारी दुनिया उस समय मजाक उड़ा रही थी। कुछ लोगों ने कहा, एक मैगजीन थी ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा, जब हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया कि यहां पर 18 से माफ कीजिएगा, उस समय 21 से अधिक आयु के, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, सभी को राइट टू वोट है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 से अधिक के सभी लोग वोटिंग कर सकते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आपने दिया। लेकिन उस समय तक बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो अपने आप को डेवलप्ड कहती थी, वहां पे महिलाओं को राइट टू वोट नहीं था। अब ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। एक और व्यक्ति ने कहा द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री, कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ खेलना जा रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों को यह मानना पड़ा कि पॉवर्टी एंड इलिटरेसी में भी आप इलेक्शंस करवा सकते हैं। यहां पर भी पॉवर्टी इलिटरेसी में भी डेमोक्रेसी हो सकती है। ये इंप्लीकेशन हुई इसकी, यानी कि प्रभाव क्या पड़ा इसका। लेकिन जो चीज यहां से शुरू हुई वो थी इसके रिजल्ट्स। देखिएगा, पहले इसके रिजल्ट्स को देखें आप। 489 में से 364 एमपीज कांग्रेस, 364 एमपीज कांग्रेस ने उस समय हर राज्य में सरकार बनाई, 3 राज्य ऐसे थे, 3। कौन कौन से? ट्रेवनकोर, कोचीन, मद्रास, उड़ीसा। इन 3 राज्यों में देखिए 1952 का जनरल इलेक्शन होता है। 489 लोकसभा सीट्स में से 364 सीट्स कांग्रेस जीतती है। देश के सभी राज्यों में कांग्रेस पूरी मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाती है, अपने दम पे गवर्नमेंट बनाती है। केवल 3 राज्य ट्रेवनकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा में कांग्रेस अपने दम पे सरकार नहीं बना पाती, पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाती, लेकिन लोगों की सहायता लेकर के, दूसरे एमएलए से लेकर के, यानी कि एक अलायंस करके कांग्रेस यहां भी सरकार बनाती है। केंद्र में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है और देश के सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। फ्रॉम हियर स्टार्ट्स द कांग्रेस डोमिनेंस। यह है कांग्रेस डोमिनेंस की शुरुआत, कि सारे देश में आपकी सरकार है। और अब हम देखेंगे कि ये कांग्रेस डोमिनेंस के क्या कारण रहे, क्या क्या रीजन रहे हैं कि कांग्रेस इतनी ज्यादा जो है ताकतवर थी कि सारा देश में उसकी सरकार थी। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस डोमिनेंस के रीजंस क्या क्या थे, क्या ऐसी बातें थी कि कांग्रेस इतनी ज्यादा ऊपर तक चली गई। नंबर 1, आप थोड़ा सा कांग्रेस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कांग्रेस क्या है
1885 में 1885 में एक ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर, उस समय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो थी वो इंपीरियल सिविल सर्विसेज कही जाती थी, एओ ह्यूम ने, आप मुझे इनका पूरा नाम कमेंट करके बताएंगे, एओ ह्यूम ने कांग्रेस बनाई। 1857 में भारत में पहली आजादी के लिए क्रांति होती है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसको बोला जाता है। 1857 में जब अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि भारतीय अब जो है आपसे खुश नहीं है, तो धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों में सुधार करने की कोशिश की। क्राउन रूल जब शुरू हुआ 1858 में, यहां क्या हुआ कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस बनाते हुए, कांग्रेस का लिटरल मीनिंग होता है एन असेंबली ऑफ पीपल, लोगों का एक सभा, एक कन्वेंशन। तो कांग्रेस के पीछे का उनका कारण क्या था कि भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, कौन सा, याद रखिएगा कौन सा वर्ग, एजुकेटेड, अर्बन, मिडिल क्लास या इलीट। एजुकेटेड में भी कौन सा, इंग्लिश स्पीकिंग मेनली, कि एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग, अर्बन, मिडिल क्लास या इलीट, यही से कांग्रेस डिफाइन होती है। इन लोगों को इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवा दी कांग्रेस, कि आपको यदि कोई समस्या होती है, सरकार के खिलाफ आपको कुछ कहना पड़ता है, तब आप डायरेक्टली ऐसे विद्रोह करने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन, माफ कीजिएगा, डेमोक्रेटिक तरीके से आप अपनी डिमांड रेज करें, सत्याग्रह हो गया है ना, पीसफुल प्रोटेस्ट हो गया, इस तरह की बातें। तो कांग्रेस एज ए प्रेशर ग्रुप, सरकार पे दबाव डालने की प्रेशर ग्रुप की तरह शुरू हुई, जिसमें आप देखेंगे तो अर्बन है, एजुकेटेड है। एक और बात, अपर कास्ट, ठीक है, मेनली हिंदूज थे, अपर कास्ट हिंदूज थे इसमें मेनली। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का एरिया बढ़ता चला गया, धीरे धीरे बड़े बड़े लीडर्स आए यहां पर और कांग्रेस बदलती चली गई। गांधी जी जब कांग्रेस में आए तो उन्होंने कांग्रेस को ट्रांसफॉर्म किया, एक ऑल इंडिया, क्या किया उन्होंने, एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ट्रांसफॉर्म किया, जिसमें अर्बन भी थे तो रूरल भी थे, जिसमें एजुकेटेड भी थी तो अनएजुकेटेड भी थे, जिसमें मेल थे तो फीमेल भी थी, जिसमें इलीट थे तो पुअर भी थे, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग थे तो नेटिव लैंग्वेज स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, तेलुगु स्पीकिंग भी थे, जिसमें अपर कास्ट थे तो लोअर कास्ट भी थे। पूरा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बदला। गांधी जी की पहली पब्लिक अपीयरेंस थी 1916 का फरवरी महीना, फरवरी 1916 में गांधी जी गए बीएचयू की ओपनिंग में। बीएचयू में बड़े बड़े प्रोफेशनल्स वहां पे थे, फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप लोग थे। कांग्रेस और एनी बेसेंट उस समय थी वहां पे, प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। तो गांधी जी ने कहा कि जब गांधी जी को बोलने का अवसर दिया गया, गांधी जी की उस समय तक भारत में कोई प्रसिद्धि नहीं थी, वो केवल इसलिए जाने जाते थे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किया। जब गांधी जी ने बोला तो गांधी जी ने कहा कि मुझे आप लोगों से मिलकर इतनी खुशी नहीं हुई जितना दुख इस बात का हुआ कि मेरे लाखों भाई बाहर हैं, आपसे दूर हैं, और ये देश तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक आप लोग अपने ये जो आभूषण हैं, आप लोग मतलब देश के अमीर लोग अपने आभूषणों को, अपनी मनी को, अपने रिसोर्सेज को अपने उन भाइयों के लिए नहीं न्यौछावर कर देते जो गरीबी में है, उनको ऊपर लाने में। इसलिए गांधी प्रो पुअर साबित हुए। गांधी की उनकी देखिए उनकी प्रसिद्धि का एक कारण यह भी था कि उन्होंने प्रो पुअर अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तो ये कांग्रेस का हिस्ट्री रहता है। अब आप देखें तो रीजंस भी यहीं से ही शुरू होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें रीजंस फॉर डोमिनेंस, रीजंस फॉर डोमिनेंस, सबसे पहला रीजन लिखिए, लेगेसी ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनलिस्ट मूवमेंट, भारत को आजाद करवाने के लिए जो आपने मुहिम चलाई थी, जो मूवमेंट आपने चलाई थी, उस आजादी की मुहिम का एक तरीके से कांग्रेस को उत्तराधिकारी मान लिया गया कि कांग्रेस ने लीड किया। देखिए, और बात को देखें भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से थे, सुभाष चंद्र बोस बाद में वो अलग हुए लेकिन वो कांग्रेस से थे, सरदार पटेल कांग्रेस में थे, गांधी कांग्रेस में थे, ठीक है। और महिलाओं में देखें एनी बेसेंट कांग्रेस में थी,
बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस में थे, जिन्ना इनिशियली कांग्रेस में थे, बाद में वो मुस्लिम लीग बनाया उन्होंने। तो आप देखें उस समय की कांग्रेस, देखिए समझिए, आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है। आज कांग्रेस एक परिवार की तरफ है, और वो शुरू हुआ मैडम इंदिरा गांधी के 1971 का, अब माफ कीजिएगा 1970 का जो चुनाव उन्होंने जीता। 1971 में लगभग दो, ऐसा जैसे यहाँ पे फर्स्ट इलेक्शन में फेजेस रहे ना, वैसे ही वहां पे था। 1971 में उन्होंने जो चुनाव जीता था, उस चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की हालत खराब होनी शुरू हुई। वो कहें तो कांग्रेस के लिए एक सबसे बुरा समय था। वहां से फिर कांग्रेस की कमांड हमेशा एक परिवार के हाथ में रही। लेकिन यहां तो कांग्रेस अलग बात थी। तो कांग्रेस आप देखें तो जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, ये सारी मुहिम जो थी वो कांग्रेस में रह के चला रहे थे। तो लोगों को नाम ही एक था, आप देखें किसको वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे। तो वो वाली बात थे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट की लेगेसी। दूसरा, सारे नेशनलिस्ट लीडर्स या आप कहें फ्रीडम फाइटर्स, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो किससे लड़ रहे थे, वो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के बैनर के नीचे। बड़ी अच्छी बात है। उस समय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो 2 बैल थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि आप सीधा ये हाँ ये नहीं। तीसरा कैरिस्मेटिक लीडरशिप। देखिए लीडरशिप एक बहुत बड़ी चीज है, और लीडरशिप किसके हाथ में थी उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। नेहरू के ऊपर एलिगेशंस बहुत अलग अलग लग जाते हैं, नेहरू ने ये गलत किया, नेहरू ने वो गलत किया, काफी सारी बातें नेहरू को लेकर के, और अनडाउटेडली नेहरू की कुछ गलतियां भी हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। लेकिन नेहरू की पॉपुलैरिटी उस समय थी, या आप नहीं दरकिनार कर सकते इस चीज को। नेहरू का नाम पूरे देश की जुबान पे था, तो नेहरू को चुना गया। नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस जीतती है। उसके बाद ऑल इंडिया स्ट्रक्चर, या आप कहें तो ऑल इंडिया लेवल अप्रोच इनकी थी, पूरे भारत में फैली हुई थी। तो जब पूरे भारत में फैली हुई थी तो इसका फायदा क्या हुआ, इसको बोला जाएगा फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स। फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एडवांटेज, फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज। फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज का मतलब हुआ कि क्योंकि कांग्रेस का स्ट्रक्चर पूरे देश में फैला हुआ था, उनकी आप देखें ना, सेंटर में नेशनल पार्ट होता है, फिर स्टेट में होते हैं, फिर लोकल लेवल के ऊपर जिला में होता है, गांव में होता है, तो पूरा ऑल इंडिया लेवल का इनका स्ट्रक्चर था। तो जब तक और पार्टीज प्लानिंग करती कि कैसे करना है, क्या करना है, तब तक कांग्रेस ने कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। तो फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज थी। ये सब कारण होने के साथ साथ एक कारण और था, और वो कारण, 2 कारण कहेंगे। एक था डिवाइडेड अपोजिशन। अपोजिशन बिखरा हुआ था, अपोजिशन में कोई यूनिटी नहीं थी। आप देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पे थी, आप 364 पे ये थे और वो 14 पे थे, सेकंड हाईएस्ट पार्टी। आश्चर्य की बात है। 7वां इलेक्शन सिस्टम, और हमारा सिस्टम था FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यहां पे क्या है FPTP, जो आप 11th में पढ़ के आए कि वोट शेयर्स, कांग्रेस के पास वोट शेयर तो कितना था, केवल 45% था। वोट शेयर तो था 45%, यानी कि जितने वोट पड़े उनमें से 45% वोट मिले कांग्रेस को। लेकिन आपके लेजिस्लेचर में कितनी सीटें आपके पास थी, 74%। इजराइल में उल्टा है, इजराइल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, एक और वेरिएंट होता है, वो कहता है कि जितना प्रतिशत आपको वोट मिला उतना प्रतिशत सीटें मिलेंगी। मान लीजिए पूरे देश में आपको मिली 10% वोट, और आपके लेजिस्लेचर में 100 सीटें हैं, तो 10% ऑफ 100 कितना हुआ, 10, तो 10 सीटें मिलेंगी। 20% वोट मिलते तो 20 सीटें मिलती, 30% वोट मिलते तो 30 सीटें मिलती। लेकिन यहां पे था ना, यहां पे कौन जीतेगा, जो बाकी सब कंटेस्टेंट से ज्यादा है। 5 आदमी लड़ रहे हैं, एक आदमी जिसके पास उन 4 से ज्यादा है वो जीत जाएगा। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम था।
तो इसने भी जो है इसको बढ़ा दिया, इसके लेवल ऑफ विक्ट्री को। 45% वोट्स के साथ आपने 74% उसकी आपने पार्लियामेंट के अंदर अपनी वो इस्टेब्लिश की। अब देखिए ये रीजंस हुए। कांग्रेस डोमिनेंस का नेचर देखें आप, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, नेचर। अब आप कहेंगे सर नेचर क्या? देखिए मैं आपको एक मेक्सिको की बात बताता हूं। मेक्सिको 1930 में आज़ाद होता है, 6 साल में इलेक्शन होते हैं वहाँ पे। वहाँ 60 साल एक पार्टी ने रूल किया, 60 भी क्यों कहे, 70 साल एक पार्टी ने रूल किया जिसका नाम था PRI। PRI की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। प्लूटार्को इलियस सेलेस ने इस पार्टी को बनाया था और इसके नाम की फुल फॉर्म की तरह इसके काम भी उल्टे थे। इन्होंने मसल पावर, मनी पावर, इन्होंने रिगिंग करके जो है वोट्स जो है फ्रॉड करके इलेक्शन में मैल प्रैक्टिसेस करते हुए ये इलेक्शन 70 सालों तक एक ही पार्टी का रूल रहा। वहां आप देखें ना, इसका नाम था कांग्रेस डोमिनेंस को आपने क्या कहा कि पहले चैप्टर था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो एक तो ये मेक्सिको वाली बात हो, मेक्सिको जहां पे वो फ्रॉड करके जीतते रहे। एक आप देखें चाइना, मेक्सिको में फ्रॉड, एक चाइना में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है चाइना में कि चाइना में केवल एक पार्टी की ही सरकार बन सकती है, जो मैंने आपको बताया था यूनिपार्टी सिस्टम में। तो क्या तीसरा जहां पे वन पार्टी डोमिनेंस रही है, कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूं, म्यांमार, क्यूबा, जहां पर मिलिट्री का रोल रहा, उसकी वजह से आ गई एक पार्टी की सरकार। तो क्या कांग्रेस फ्रॉड करके इलेक्शन जीतती रही? क्या संविधान में लिखा हुआ था कि बस कांग्रेस ही जीतेगी, या कांग्रेस ने मिलिट्री का यूज किया कि ना हमारी सरकार रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि कांग्रेस का नेचर ऑफ डोमिनेंस ना डिक्टोरियल था ना ऑटोक्रेटिक था, यानी कि किसी तरह की तानाशाही नहीं थी, किसी तरह का फ्रॉड नहीं था। कांग्रेस का नेचर ऑफ डोमिनेंस डेमोक्रेटिक था। रीजंस थे, इन कारणों की वजह से कांग्रेस डोमिनेंस वो रहा। लेकिन जब क्या कांग्रेस डोमिनेंस ऐसा था तो क्या अपोजिशन का रोल था? क्या रोल ऑफ अपोजिशन था? अपोजिशन थी, नो डाउट इस बात में, लेकिन अपोजिशन कितनी थी? अपोजिशन की क्या वैल्यू थी? अपोजिशन कितनी इफेक्टिव थी उस समय? वो बात हम यहां देखते हैं। आप सरकार में, आप जहां पे पार्लियामेंट में देखें तो बहुत कम आपको मार्जिन बहुत बड़ा दिखेगा कि कांग्रेस 364 पे है, दूसरी पार्टी 14 पे है, बहुत बड़ा गैप था। और रोल ऑफ अपोजिशन में अगर हम बात करें तो हाँ, भले ही नामचारे की थी, लेकिन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, देश के लोकतांत्रिक कैरेक्टर को जो है इन्होंने बचा के रखा। दूसरा, प्रिंसिपल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म, कि कांग्रेस की पॉलिसीज का इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया जो इनको खराब लगा। तीसरा, चेक्स एंड बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, चेक्स एंड बैलेंस रखे, यानी कि गवर्नमेंट को डिक्टोरियल होने से रोका, गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना कर पाए, इसको रोका इन्होंने। ठीक है, ये रोल ऑफ अपोजिशन थोड़ा सा वैसे ही है जानने के लिए आपके। ताकत देखिए आप उस समय कांग्रेस की, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के नाम से जो आपका चैप्टर था उसमें ये था। लेकिन उस समय का अपोजिशन थोड़ा अलग था। उस समय के अपोजिशन में क्या थी? म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट उस समय में बहुत ज्यादा थी। आज जैसा अपोजिशन नहीं था। वहां नेहरू ने जो है जीतने के बाद कांग्रेस से, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से कहा कि आप कैबिनेट में आए, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कहा, उन्होंने जेपी से भी कहा, लेकिन जेपी नहीं आए, वो दोनों थे। बाद में अंबेडकर ने, हिंदू कोड बिल पे उनकी बहस हो गई, अंबेडकर ने रिजाइन कर दिया। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी वहां पे बहुत ज्यादा। आज वो स्टैंडर्ड्स ऑफ रिस्पेक्ट नहीं। अब कांग्रेस इस समय ऐसे सिचुएशन में चल रही है। अब हम कांग्रेस के 3 प्रधानमंत्रियों को पढ़ने वाले हैं और कांग्रेस डोमिनेंस का नेचर देखेंगे कि
कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर्स ने कैसे इस डोमिनेंस को फील किया, उसको हम अब शुरू करेंगे। हम शुरू करते हैं पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 से 1964 तक रहे। नेहरू की लीडरशिप ने कांग्रेस ने 1952, 1957 और 1962 तीन इलेक्शन लड़े। पहले इलेक्शन में 364, दूसरे इलेक्शन में 371, तीसरे इलेक्शन में 361 सीटें कांग्रेस ने हासिल की। कांग्रेस का डोमिनेंस बरकरार रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस ने काफी सारे काम किए, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन एक खास बात जो देखिएगा, ये पूरा लेक्चर, इसके बाद का जो चैप्टर है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। प्लीज, एक 1951 में राइट टू प्रॉपर्टी को, फंडामेंटल राइट को सरकार हटाना चाहती थी क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स करने थे। तो सरकार यानी कि लैंड सीलिंग कर रही थी कि अपर लिमिट फिक्स की, उससे ज्यादा जिसके पास जमीन है उसकी जमीन लेकर के जिनके पास नहीं है उनको दे देंगे। अब वो जमींदार जिनकी जमीन ली जा रही थी वो चले गए सुप्रीम कोर्ट कि ये हमारा फंडामेंटल राइट। उन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 13 एक बात कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड। यानी कि इनकंसिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स, देखिए आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा कोई भी कानून, एनी सच लॉ दैट एब्रिजेस द फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स को हार्म करने वाला कोई भी कानून लागू नहीं होगा, उसको नल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको जो है ना नाकारा, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो द लॉयर्स वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, दे सेड आर्टिकल 32 जो है वो आपको कहता है ना कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स हरास होते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए। सो दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, दे सेड कि सर आर्टिकल 13 says that laws inconsistent with the fundamental rights shall be null and void. Then how can the government make an amendment? 1951 आपका पहला अमेंडमेंट होता है, फर्स्ट अमेंडमेंट, and the first amendment took away the right to property. So the lawyers went to the Supreme Court, said, sir, any law which is inconsistent with the fundamental rights shall be declared null and void. So please, this amendment by the legislature, by the parliament, to remove right to property, they wanted to remove right to property that was in article 31 and transfer it to article 300A as a legal right. तो उन्होंने कहा कि प्लीज डिक्लेयर दिस अमेंडमेंट नल एंड वॉइड। सो द सुप्रीम कोर्ट सेड कि आफ्टर रीडिंग दिस स्टेटमेंट, एनी लॉ that is inconsistent with the fundamental rights shall be declared null and void. But this law does not cover amendment. This term law does not include constitutional amendment. This means that the government has not made any law. The government has just made a constitutional amendment. And how? Following the procedure in article 368 कि आर्टिकल 368 के अंदर जो आपने प्रोविजंस किए हैं उसको फॉलो करते हुए आपने अमेंडमेंट किया है। देखिए दो बातें हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में है, ब्रिटिश कन्वेंशन में, क्योंकि वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक कलेक्टिव बुक नहीं है जिसको आप कह सके कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कोर्ट्स से रिलेटेड है। देखिएगा ध्यान से, कोर्ट्स और पार्लियामेंट की रिलेशनशिप के बीच में। द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ
विच इज अ टर्म टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कि whenever any case goes to the Supreme Court or the highest court of the land or any court there regarding any law made by the parliament, संविधान द्वारा या वहां की पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून यदि उसको वहां की किसी भी अदालत में आप चैलेंज करेंगे तो वो अदालत केवल और केवल उस कानून को बनाने का प्रोसीजर, केवल प्रोसीजर देखेगी कि क्या उस कानून को बनाते समय जो उस कानून को बनाते समय प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए था वो फॉलो किया गया या नहीं, केवल इतना देखेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहती है कि इन केस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, एक कानून बनता है, इस एक कानून को ब्रिटेन में बनाया गया, तो ब्रिटेन के लोग चले गए और मान लीजिए इस कानून को बनाने के लिए आपको दोनों हाउसेस से 50% मेजोरिटी चाहिए, 50% मेजोरिटी से चाहिए, उन्होंने बना लिया, सारा प्रोसेस यही फॉलो किया गया। अमेरिका में भी सेम यही चाहिए, ठीक है। ये कहता है कि सभी वो लोग जो सरकार के खिलाफ बोलेंगे दे शैल बी किल्ड, दे विल बी किल्ड, उनको मार दिया जाएगा। ये कानून ये कहता है कि हु एवर स्पीक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट विल बी किल्ड। दिस is the law made by the British Parliament, for example, and people go to the courts, मान लीजिए वहां के टॉप मोस्ट कोर्ट में जाके वो कहते हैं कि what is this, ये तो हमें मारने की बात कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप दिस, इस पे स्टे कीजिए। तो what will the court do, वो कोर्ट देखेगा कि क्या इस ए लॉ को बनाने के लिए जो प्रोसेस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कन्वेंशन में, उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया, नहीं फॉलो किया गया। वो देखेगा हाँ, पहले एक हाउस में 50% से पास हो, ठीक है, फिर दूसरे हाउस में 50% से पास हो, हाँ हो गया, फिर क्वीन के साइन हो, हाँ हो गया। सो मींस दे फॉलोड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। संविधान में पहले से यह बात थी कि आपको अगर कोई कानून बनाना है ब्रिटेन में तो पहले हाउस से 50% से पास करवाओ, फिर दूसरे हाउस से 50% से पास करवाओ और लास्ट में रानी के सिग्नेचर हो उस पे, ठीक है। कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट सिर्फ प्रोसीजर देखेगा, प्रोसीजर फॉलो हुआ इसका मतलब इसको अपहेल्ड करेगा, वो इसका स्टैट्यूट नहीं देखेगा, अब माफ कीजिएगा सब्सटेंस, वो इसके पीछे की विल, वो इसके पीछे का इंटेंशन इसको नहीं देखेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है भाई, किसी कारण से बना, वो सही गलत नहीं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया, यस द प्रोसीजर वाज फॉलोड, दैट मींस ये लॉ बना रहेगा। लेकिन यही कानून सेम टू सेम कानून बन जाए अमेरिका में, तो लोग जब फेडरल कोर्ट में जाएंगे कि सर ये देखिए क्या हो गया है, ये हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, सो द कोर्ट विल फर्स्ट लुक एट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि प्रोसीजर ठीक है, लेकिन प्रोसीजर के साथ साथ वो एक चीज देखेंगे, सब्सटेंस, इंटेंशन, यानी उसकी मोरालिटी, लीगैलिटी के साथ साथ, कानूनी होने के साथ साथ क्या वो मॉरल है, क्या वो नैतिक है, क्या वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ तो नहीं है, क्या वो नेचुरल राइट्स के खिलाफ तो नहीं है, क्या वो जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ तो नहीं है। दैट मीन्स यहां पर उसको देखा गया कि सरकार के विरोध में बोलना ये तो लोगों का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर उनको कुछ गलत लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो इसको मोरल बेसिस पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोर्ट्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड, यानी कि लीगल पॉइंट को देखते हुए उसके साथ उसकी इंटेंशन, किस इंटेंशन से वो बिल लाया गया, क्या नीयत रही सरकार की, क्या इच्छा है, क्या सब्सटेंस है, क्या मोरल बातें हैं उसमें ध्यान रखने की, उन सबको देखते हुए निर्णय ले सकती है। यानी कि अमेरिका में ये डिक्लेयर हो जाएगा नल एंड वॉइड। इंडिया में क्या लिखा था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रोसीजर फॉलो किया गया है, हाँ जी, तो बात खत्म। यही तो लिखा है ना कि लॉ बनाया जाए। उन्होंने कहा एनी सच लॉ मेड विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये दलील थी वकीलों की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो वर्ड है लॉ, इस वर्ड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शामिल नहीं होता, इसलिए पहला संविधान संशोधन हम इसको सही डिक्लेयर करते हैं। दूसरा कि चलो आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करते हो कि ये गलत बनाया गया, तो हम प्रोसीजर देखते हैं। अच्छा, पहले हाउस, दोनों हाउसेस से पास किया गया, हाँ जी, फिर प्रेसिडेंट के साइन हो गए, हाँ जी हो गए, दैट मीन्स प्रोसीजर वाज आल्सो फॉलोड। तो फर्स्ट इसको
अपहेल्ड किया गया। दिस फेमस केस इज नोन एज गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस, प्लीज राइट इट डाउन। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार फंडामेंटल राइट्स में भी बदलाव कर सकती है, कुछ भी कर सकती है सरकार, इन द सेंस पार्लियामेंट। समझ में आ गया? यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1954 में पंचशील हुआ। पंचशील 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति से रहने के, जिसमें नॉन एग्रेशन था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं था, कोऑपरेशन था, न्यूट्रलिटी की बातें थी। वो सब चाइनीज ने बेवकूफ बना दिया। बाद में 62 में वॉर होता है, हम उसमें जो है हार गए उस धोखे में। 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है 27 मई। उस इन्वेजन से इनको इतना दुख हुआ, 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। अब गुलजारी लाल नंदा बनते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट, देखिएगा, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे के कामराज। के कामराज मद्रास के सीएम रह चुके थे 1963 से 1966 तक। कामराज कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अब क्या होता है कि कामराज ये जानते थे कि पार्टी में कई धड़े बन जाएंगे, अब किसको बनाएं, ठीक है। तो ये धड़े बनने की जब बात आई तो कामराज ने क्या किया, क्योंकि कांग्रेस की स्ट्रेंथ में, देखिए कांग्रेस की एक स्ट्रेंथ मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी टॉलरेंस ऑफ फैक्शंस। टॉलरेंस ऑफ फैक्शंस, ये इसमें ऐड कर लीजिएगा कांग्रेस की स्ट्रेंथ में, कि फैक्शंस यानी कि कांग्रेस में बहुत सारे धड़े थे अंदर ही अंदर। कैपिटलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, नेशनलिस्ट थे, सब कुछ उसके अंदर था। उनको बड़े अच्छे से मैनेज करके चलती थी कांग्रेस। अपोजिशन बड़ा नुकसान में रहता था। अपोजिशन जो बोले वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में था। अपोजिशन बोले कैपिटलिस्ट, बोले यहाँ कैपिटलिस्ट भी है। अपोजिशन बोले सोशलिस्ट, यहाँ सोशलिस्ट भी है। तो ये दिक्कत थी। दूसरा क्या था कि कॉम्प्रोमाइज ये करके चलते थे। इंटरनल है ना, ओपन फॉर ऑल थे, ये सब लोग इनको ज्वाइन कर सकते थे। अंदर ही अंदर इनमें बातें चलती थी, अंदर ही अंदर ऊपर उठने के लिए होता था, अपोजिशन में नहीं जाते थे। तो के कामराज प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। वो चाहते थे कि कांग्रेस ऐसा कुछ ना करे जिससे कि कांग्रेस की कमजोरी सामने आए, यानी कि द न्यू प्राइम मिनिस्टर शैल बी चोजन यूनानिमसली, यानी कि एक मत होकर के कंसेंसस से हो, कोई वोटिंग ना हो, ठीक है। बातचीत होती है और सिंडिकेट, इस टर्म को याद रखिएगा। कांग्रेस के वो गद्दावर नेता, वो पावरफुल लीडर्स जो कांग्रेस की स्ट्रक्चरल जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैनेज करते थे, दोज पावरफुल लीडर्स वर नोन एज सिंडिकेट्स। और सिंडिकेट्स के लीडर थे उस समय के कामराज। और इन्होंने अब नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री जो ना पहले हुए इस देश में, ना बाद में कभी होंगे। ही वॉज द रेलवे मिनिस्टर इन द नेहरूज कैबिनेट, ही वॉज रेलवे मिनिस्टर। और एक रेल एक्सीडेंट हो गया तो ही टुक द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही रिजाइंड, कि मैं रिजाइन करता हूं। कैन यू इमेजिन कि आज इकोनॉमी नीचे जाएगी तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो रेजिग्नेशन दे देगा। आज अगर कोई रेल एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे मिनिस्टर रिजाइन कर देगा। आज अगर कोई बहुत ऐसे घटना हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी तो क्या कोई मिनिस्टर इंचार्ज रिजाइन दे देगा? नहीं, मोरल स्टेटस बहुत हाई था। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री विजनरी आदमी थे। लाल बहादुर शास्त्री के सामने दो संकट आए। 9 जून 1964, ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए क्योंकि उस दिन लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। पहला था इकोनॉमिक इश्यूज, दूसरा था मिलिट्री प्रॉब्लम, जो पाकिस्तान की इन्वेजन हुआ, मिलिट्री क्राइसिस। देश ऐसी स्थिति में था जहां पैदावार
प्रोडक्शन जो थी वो पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं थी। हमारे पास मॉडर्न मीन्स ऑफ फार्मिंग थे ही नहीं, तो हम कैसे करते? तो शास्त्री जी ने 1965 में, देखिएगा आदमी की विजनरी सोच देखिए, 250 टन HYV, 250 टन HYV सीड लाए। जो आप ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं ना, उस ग्रीन रेवोल्यूशन का बीज इन्होंने ही बोया था। देखिए 250 टन HYV सीड्स मंगवाए गए बाहर से। बीज है ये, कोई फसल नहीं है, बीज 250 टन कि देश में बनाओ, और ये 10 टाइम्स ज्यादा पैदावार देते थे, 10 टाइम्स। तो 250 टन का मतलब बनेगा 2500 टन की प्रोडक्शन होगी, नॉर्मल कंपेयर किया जाए। अब मिलिट्री क्राइसिस क्या होता है? 1965 में क्या हुआ? इस हिस्से को ध्यान से समझिएगा। 1965 में ये पाकिस्तानी पता नहीं क्या ही सोचते रहते हैं। 1965 में इनको लगा कि यार 62 में ये लोग चाइना से हार गए, नेहरू की डेथ हो चुकी है, ये नया प्रधानमंत्री है, ये तो कोई फकीर आदमी है। क्योंकि शास्त्री जी शो ऑफ तो करते ही नहीं थे। शास्त्री जी अपनी गाड़ी का लोन भर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इज पेइंग द लोन ऑफ हिज ओन कार। अपने बेटे के खिलाफ FIR करवा दी कि मेरी गाड़ी लेके चला गया वो। सी द लेवल ऑफ हिज मोरालिटी। लेकिन पाकिस्तानियों को लगा कि कमजोर प्रधानमंत्री है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कश्मीर में एक फ्रंट खोल दिया और यहां रन ऑफ कच्छ में एक फ्रंट खोल दिया पाकिस्तानियों ने। शास्त्री जी ने कहा कि इनका जवाब दो और तुम लोग पंजाब की तरफ से एक फ्रंट खोल दो, और यहां से सेना लाहौर तक पहुंच गई, लाहौर तक, कि जाओ मारो इनको और निपटा देते ये लोग। सच में पाकिस्तान वो अखंड भारत हो जाता उसी दिन। लेकिन बाद में अब देखिए, अमेरिका उस समय, अमेरिका से हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन्स आते थे, अनाज आता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट कॉल्ड शास्त्री जी एंड सेड कि अगर आपने वॉर नहीं रोकी तो हम फूड सप्लाईज रोक देंगे इंडिया को। इन्होंने कहा रोक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। सो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों से बात की और इन्होंने लोगों से कहा कि हम एक टाइम खाना खाएंगे। तो लोगों ने मंडे को उपवास करना शुरू कर दिया, सोमवार को, और उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। सेना तो जीत ही रही है, लेकिन अंततः युद्ध रोका गया और 10 जनवरी, यह भारत के इतिहास की शायद सबसे काली तिथि होनी चाहिए, 10 जनवरी 1966 ताशकंद एग्रीमेंट हुआ उज्बेकिस्तान में। वहां से पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब खान उनके प्रेसिडेंट, यहां से लाल बहादुर शास्त्री जी गए, ताशकंद में समझौता हुआ, युद्ध विराम हुआ, स्टेटस क्वो मेंटेन किया गया, यानी कि जहां पहले सेनाएं थी वहीं चली जाएंगी, यानी कि जीता हुआ क्षेत्र भी हमें वापस करना पड़ा। सोच के देखिए। और यहां एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स शास्त्री जी की जहर तो कंट्रोवर्सी वाली थ्योरी में है, लेकिन हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। आप सोच के देखें, आपने अपना प्रधानमंत्री खोया और आपने वो जमीन भी खोई जो आपने जीती थी, और ये ऐसा दुख था। देखिए भारत के राजनीतिक स्तर को गिरता हुआ आप देखेंगे, इतना महान व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाती है ताशकंद में, कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। यहां क्या चल गया? यहां एक नया पॉलिटिकल माहौल कि शास्त्री के बाद कौन, जैसे नेहरू के समय में था ना, नेहरू के बाद कौन, क्या नेहरू के बाद देश में डेमोक्रेसी बच पाएगी? और 1960s को तो देखिएगा, 1960s और डिस्क्राइब्ड एज डेंजरस डेकेड, 1960। वाई? कि कहीं ये पॉवर्टी, ये गरीबी, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये हंगर, ये कहीं मिलिट्री डिक्टेटरशिप को ना इनवाइट कर दे, कहीं देश डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। नेहरू की डेथ के बाद बहुत ज्यादा डर बन गया था लोग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ही टुक ओवर एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, और अब नई प्रधानमंत्री